हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, अभी हमारे पास मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 7 दिन में पूरा चैप्टर ही रिवाइज करा दूं। और ये चैप्टर इस तरीके से नहीं होगा, लेंदी नहीं होगा। केवल हर चैप्टर में जो क्रीम लेयर है, जैसे टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है, वो मैं सिखाऊंगा। तो आज जीओसी है ना, मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन तो करा ही दिया है, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, 37 ईयर PYQ गेस्ट पेपर है ना। तो अब आपको कॉन्सेप्ट और रिवाइज करने की ज़रूरत है ना। तो बस आप इसको रिवीजन की तरह लेना, जल्दी जल्दी हम आइए रिवाइज करते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, लगभग मैं मान सकता हूँ 20 to 30 मिनट की होगी मैक्सिमम। ठीक है, फिलहाल आइए बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। और कि जीओसी है ना, जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्रेट क्या होता है पढ़ने का, सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीक्रेट ऑफ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो होता है कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लेते हो तो यकीन मानो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कनेक्टिविटी से नहीं पढ़े तो दिक्कत ही बनी रहती है। तो मेन क्या है, कनेक्टिविटी। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे होंगे, मैंने एक इंसान को बनाया है ना। ये इंसान को मैंने बनाया हुआ है ना। ये क्या है, इंसान मान लो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर इसको ऐसे कंसीडर करो। और जीओसी जो है हमारे पास, वो क्या है, इंसान का हार्ट है। तो जिस तरीके से एक इंसान बिना हार्ट के जीवित नहीं रह सकता, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के बिना नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, तो हमारे पास जो जीओसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम देखिए कनेक्टिविटी क्या है, सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कनेक्टिविटी तो आपको बता दिया, लेकिन ये कनेक्टिविटी है क्या। अच्छा, जिसको डिटेल में जानना है बढ़िया से पूरा ना, यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा जल्दी जल्दी। वो जीओसी का मेरा लेक्चर देख लेगा, मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, कभी दिक्कत ही नहीं आएगा। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप रिएक्शन पढ़ते हो। हाँ भाई, बिल्कुल रिएक्शन पढ़ते हो। रिएक्शन किससे मिलके बना होता है, रिएक्शन मिलके बना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। आप कहोगे अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये आपने इतना आसानी से कह दिया। अब देखो, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की स्टोरी है, जो आर से प्रोडक्ट तक की स्टोरी है, वो बहुत ही बिग स्टोरी है। इनके बीच में जो स्टोरी चल रही होती है वो क्या है, इतना जल्दी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ये बिग स्टोरी है। इसी बिग स्टोरी को आप जान लो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान लो। अब ये बिग स्टोरी है क्या, ये इसको समझते हैं। ये बिग स्टोरी जो है समझते हैं। देखिए, रिएक्टेंट में बेसिकली रिएक्टेंट ही नहीं होता। रिएक्टेंट में कई सारी चीज़ें होती है। जैसे क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, फिर अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, अच्छा वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये आप एक बार क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा। थोड़ा क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा ना, आपको इससे एक दिमाग में आइडिया लग जाता है। अच्छा हाँ, क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। सबस्ट्रेट होता है, फिर अटैकिंग रिएजेंट होता है, फिर सॉल्वेंट आता है। और सॉल्वेंट के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ट्रांजिशन स्टेट या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी आपके पास कई तरीके के होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बोन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्राइन, नाइट्रीन, बेंजाइन। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही लिखते हैं हम, है ना। अब इनको हम अलग अलग में पढ़ते हैं जब जीओसी में पढ़ाते हैं तब। अभी तो मैं आपको ओवरऑल जल्द टू दी पॉइंट चीज़ें, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। और फिर हमारे पास जाके कहीं प्रोडक्ट बनता है, ये होती है कनेक्टिविटी। आप कहोगे फिर हम सबस्ट्रेट को अलग पढ़ते हैं। सबस्ट्रेट को जब पढ़ोगे तो सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फंक्शनल ग्रुप जितने हैं सब ले लो, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्डिहाइड कीटोन है। अब इनमें क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट में क्या होते हैं, एटम होते हैं। और एटम किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। अब जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है तो बहुत सारे एटम होंगे। जहाँ पे बहुत सारे एटम वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं वहाँ पे क्या होता है, धक्का मुक्की होता है। और धक्का मुक्की को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं परमानेंट, दूसरा पढ़ते हैं टेम्परेरी। परमानेंट में इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन आता है, टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अब हम सबस्ट्रेट को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आए हैं। अब आज हम देखेंगे इंडक्टिव। आज इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन सब देख लेंगे फिलहाल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव क्या होता है जल्दी से। अच्छा, इंडक्टिव को आप टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब कुछ ये भी लिख के ले आऊँ ना, कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट मेरा मानना है हमेशा कहाँ पे अप्लाई करना है, मोटू और पतलू के बीच में। मोटू और पतलू। अब कोई हंसेगा, मोटू पतलू क्या, मैं इतनी आसान भाषा में समझा दूंगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो, मोटू मतलब क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। और पतलू मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम हो। तो हमेशा कहाँ पे इंडक्टिव सोचना है, जहाँ पे मोटू पतलू हो। दूसरा कहाँ पे सोचना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप डिफरेंस केमिस्ट्री की भाषा में बोल सकते हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना।
ये होता है। अब तीसरा स्टेप आप बोल सकते हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है भाई, वो हमेशा कहाँ से कहाँ उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। मतलब एरो जो होता है यहाँ पे ऐसे चलता है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। आप कहोगे सर लेकिन हम मोटू पतलू जानेंगे कैसे, ये क्या होता है, आप बताओगे सही। तो देखो जनरल हम एक आपको मोटू पतलू पहचानने का तरीका बता देते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना तो पता होना चाहिए। ये समझ लो क्या ऑर्डर है, मोटू पतलू का ऑर्डर है। तो मोटू पतलू का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा मोटू कौन हो गया, फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा पतलू कौन हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडक्टिव अगर आपको सोचना है तो कैसे सोचोगे भाई, यहाँ पे आप बॉन्ड बना लो ऐसे इनके बीच में। हमेशा इंडक्टिव कहाँ पे सोचना है, मोटू व पतलू के बीच में। अब मोटू का मतलब ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हमेशा मोटू क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बने हैं हमेशा अपने तरफ खींचेगा बॉन्ड को, क्योंकि ये मजबूत है, स्ट्रांग है। तो हमेशा एक कमजोर और एक स्ट्रांग के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ और बातें हैं कि क्या बतानी है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है। फिलहाल के लिए मैं थियरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव। तो हमेशा जब एक कमज़ोर एक स्ट्रांग इंसान हो तभी आपको इंडक्टिव सोचना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी अगर लेना चाहूँ तो मान लो अगर कार्बन और कार्बन यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे ये क्या है, मोटू है ना, ये क्या है, मोटू है, और ये क्या है, पतलू। तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव सोचना है, लगेगा, है ना। तो ऐसे चलो आगे देखते हैं। इंडक्टिव दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़े तो उसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़े, तो देखो कार्बन और मेटल में जो मोटू हो जाता है वो कार्बन हो जाता है, सीधी बात। तो यहाँ पे मोटू कार्बन हो गया, तो एक ये बॉन्ड जो बना है इनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं ना। तो जो मोटू होगा वो पतलू को मारेगा दो चाटे और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ से कार्बन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए इसके साइड, और इस पर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, मतलब ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लो बस, बाकी जीओसी में पूरा पढ़ा है ना, वहाँ पे और आराम से। यहाँ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे मोटू कौन है, फ्लोरीन है, तो एक अपने साइड खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, किस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, कार्बन पे घट रहा है, तो एक ऐसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मोटू कौन है, फ्लोरीन है। तो ये होता है प्लस आई माइनस आई। अब देखो मैं कहूँगा आप इन सब, अभी ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, लेकिन आप ये याद रख लो, ये जनरल रूल है, याद रख लो। प्लस आई ऑर्डर और माइनस आई ऑर्डर मैंने बहुत ही ये कई जगहों से मैंने मिक्स करके बनाया है ना नोट्स, मतलब कुछ भी आपका रहने ना पाए। तो मैं कहूँगा एक जनरल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाकी हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास प्लस आई ऑर्डर, ये हो गया माइनस आई। प्लस आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो कभी नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो भाई वो हमेशा उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो वो हमेशा देना चाहेंगे, तो देना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई, और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेंगे, उनके पास भूखे होंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एप्लीकेशन बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लो आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कहाँ पे रेट फास्ट होगा, तो एक बात बताओ, ये CH3 ग्रुप है, CH3 मतलब क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, है ना, प्लस आई। हमेशा याद रख लेना, कभी भी अगर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई की, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई। तो ये हमारे पास क्या करेगा, प्लस आई लगाएगा, और प्लस आई लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देगा। और ये कार्बन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, इस पर नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा मतलब, है ना। तो ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। ठीक है, ये क्योंकि नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो ये अटैक जो इसका यहाँ पे हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भाई क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा कम अटैक करेगा। तो जो रेट किसका हो जाएगा ज़्यादा, R1 का ज़्यादा हो गया R2 से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीएनपी, है ना। डीएनपी क्या होता है इंडक्टिव में अगर बात करेंगे तो डीएनपी होता है भाई डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। कभी अगर आपको माइनस आई ऑर्डर देखना हो तो डिस्टेंस देखना, नंबर देखना, फिर पावर देखना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको माइनस आई ऑर्डर बताना है तो 1 2 3, एक ही साइड से काउंटिंग करना है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो एक ही नंबर पे हमारे पास दोनों ग्रुप लगे हुए, डिस्टेंस तो कॉमन है। अब नंबर देख लो, यहाँ एक फ्लोरीन है एक NO2 है, ये भी कॉमन हो गया। तो पावर देख लो, पावर हमारे पास जो NO2 का होता है वो ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन यहाँ पे है, NO2 यहाँ पे है, तो हमारे पास जो माइनस आई ऑर्डर हो जाएगा किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे एक नंबर पे ये भी है, एक नंबर पे है, डिस्टेंस कॉमन। नंबर देख लो, नंबर 2, इसमें क्लोरीन ज़्यादा है, भले क्लोरीन का आप देखोगे पावर ज़्यादा होता है लेकिन हम देखना क्या है, नंबर। तो नंबर ज़्यादा है तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी बात समझ में आया। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज अपने तरफ से दे देता हूँ, डीएनपी। ये तब लगाना जब आपको कभी प्लस आई का रूल आपको पूछे, सारे ग्रुप प्लस आई लगाए। डिस्टेंस नंबर है ना, डीबीएन, डीबीएन मैं ग्रुप ये देना चाहता हूँ, डीबीएन। बाकी आप जीओसी की प्लेलिस्ट में डिस्टेंस ब्रांचिंग और क्या है, नंबर, है ना। डीबीएन तब लगाना जब प्लस आई हो, ठीक है ना। ये आपको नहीं पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में अगर कभी सोचा जाए तो कहाँ पे आपको सोचना है रेजोनेंस, हमेशा याद रख लेना, ये कंडीशन है, मैंने लिख दिया है रेजोनेंस का। कभी ऐसा दिख जाए ए डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड सी, नेगेटिव चार्ज दिख जाए या तो लोन पेयर दिख जाए या पॉजिटिव, ऐसे तो हमेशा वहाँ रेजोनेंस होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये पहली कंडीशन है ना, ये दूसरी कंडीशन है। अगर लोन पेयर के बगल पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वैकेंट पी ऑर्बिटल तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। नेगेटिव चार्ज के बगल वैकेंट डी ऑर्बिटल दिख जाए तो वहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप CO, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मान लो नेगेटिव है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, यहाँ पे सल्फर है, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे आपके पास स्टेबल कौन होगा पता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, सल्फर पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रख लेना कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपके पास पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो ये यहाँ पे और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ता है। कहीं पे अगर रेजोनेंस दिख जाए तो रेजोनेंस दिख जाए तो हमेशा वो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आपको रेजोनेंस बताना है तो कहाँ पे रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, पहले पहचानो रेजोनेंस कहाँ है, यहाँ पर भी लोन पेयर, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये वाला केस हो गया, तो ये हमारे पास क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो हमेशा ये वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क है, A और B, है ना। आपको ST की स्ट्रेंथ बताना है, जल्दी से बता दो कमेंट करके। अब कैलकुलेशन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ट्रिक ही आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या, कभी अगर आपको ऐसे गिवन हो, है ना, अगर ये बेंजीन वाले कंपाउंड गिवन हो तो आप यहाँ ऐसे वर्टिकल लाइन खींचा करो, ठीक है। वर्टिकल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कितने आपको आ रहे हैं, दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे नहीं, ये जो आपके पास ये लाइन है ना, आप हमेशा वर्टिकल लाइन खींचा करो। ये यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। मिडिल ये नहीं है, जहाँ पे ये लाइन है वहाँ पे, है ना, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ट्रिक है। बाकी यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ से खींचो एक लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये जो है ना वहाँ पे वर्टिकल बॉन्ड, यहाँ पे खींचो तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। यहाँ पे खींचो 1 2, है ना, 3 4 5, तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, 5। जो वर्टिकल बॉन्ड है उसी पे आप खींच लो, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आसान हो जाता है ना, मैं ही नहीं कहूँगा हर जगह, लेकिन हम मैक्सिमम जगह ही आसान हो जाएंगे, बाकी आप ड्रॉ करके देख लोगे। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको मैंने सिखाया है, वहाँ पे देखना। अब देखो प्लस एम माइनस एम क्या होता है, ट्रिक ही आपको बताता हूँ। कभी अगर आपको A डबल बॉन्ड B और C पे यहाँ पे क्या दिख जाए, लोन पेयर दिख जाए, तो हमेशा प्लस एम लगाएगा, ठीक है। अगर कभी आपको A B और यहाँ पे C D दिख जाए, जहाँ पे D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है C से, तो वहाँ हमेशा माइनस एम लगता है, ठीक है। ये बात याद रख लो, यही से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, रेजोनेंस और मेसोमेरी में डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है ना। तो ये रेजोनेंस हमारे पास क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। रेजोनेंस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होता है।
मेजोमेरिक हमारे पास क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है मेजोमेरिक। तो ये डिफरेंस होता है। जैसे ये देखो, ये हमारे पास केवल ऐसे ही टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमेशा जो मूवमेंट होता है लेस से मोर की तरफ होता है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन है ना, तो रेजोनेंस और मेजोमेरिक में ये डिफरेंस होता है, याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है, तो ये बेंजीन है, तो ये वही है, ये ए है, डबल बॉन्ड होगा ना, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस है। यहाँ पे ये डायरेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैच करा लो, सी पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। अच्छा, ये हेलोजन, इस पर भी लोन पेयर, तो ए है, ये बी है और ये सी है, ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। लेकिन हेलोजन माइनस आई भी तो लगाता है, तो हेलोजन केस में वैसे तो हमेशा रेजोनेंस और मेजोमेरिक डोमिनेट होता है इंडक्टिव पे, लेकिन एक ऐसा केस है जहाँ पे प्लस एम कम डोमिनेट होता है, ठीक है ना, माइनस आई से, वो होता है हेलोजन वाला केस, तो याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं, ये पेज ऐसे ही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रूल बताऊंगा, इसी को फॉलो कर लेना, हो जाएगा। हमेशा अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से। जैसे देखो, ये आपके पास इसमें स्टेबिलिटी बताना है, ए है, ये बी है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। दूसरा रूल ये कहता है, इसी सीक्वेंस में लगाना भी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर देखो दोनों चार्ज हैं, पहला रूल फेल, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ए है, ये बी है, कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी ज़्यादा हो जाएगा ऐसे। तीसरा रूल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ पे स्टेबल होगा, जो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी ज़्यादा स्टेबल ए से। सेम चार्ज शुड भी दूर दूर, मतलब जितने सेम चार्ज हैं वो दूर दूर रहना चाहेंगे, ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत दूर पे है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दूर पास पास है, तो अगर अपोजिट चार्ज है तो पास पास रहेंगे, अपोजिट चार्ज जितना पास उतना, अपोजिट मतलब पास पास रहेंगे, अपोजिट चार्ज पास पास रहना पसंद करेंगे, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ए है, ये बी है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, बी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। कभी भी ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, चाहे जो ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है, किससे, पैरा और मेटा से। तो मान लो अगर यहाँ पे ए है, ये बी है, तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पूछूँ और बेंजोइक एसिड के केस में लगाना है केवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज हमारे पास ए ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बी से, ये याद रख लेना। ये आपका HWA करके बताना आप ना, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा वाला बता देना एसिडिक ऑर्डर, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो SIP रूल क्या होता है, कभी अगर आपको 1 डिग्री अमाइन दिख जाए, 1 डिग्री अमाइन, तो वहाँ पे SIP लगता है। देखो ये 1 डिग्री ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि CH3, ठीक है, NO2 COOH, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, SIP। 1 डिग्री केस में लगाना है, बेसिक स्ट्रेंथ घटता है इससे। और ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप होते हैं, याद रख लेना है, सारे स्मॉल है, इनमें SIP नहीं लगाना। तो कंडीशन फॉर SIP मैंने आपको बता दिया है ना, ऊपर बता दिया कंडीशन फॉर SIP। अब इनमें बेसिक ऑर्डर बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या लग रहा है SIP, क्योंकि इसके ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और ये यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, तो SIP मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा ये बता ही दिया, वैसे आप इसको HW करो ना, HW। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, मैं एक बताता हूँ। तो यहाँ पे SIP लगेगा, हाँ CH3 बल्कि ग्रुप है, 1 डिग्री पे, तो SIP लगेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और ये कम बेसिक हो जाएगा, है ना। आप ये वाला HW बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। SIR क्या होता है, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। अब लगता कब है, जब आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन गिवन हो, तो वहाँ पे क्या होता है SIR, और बल्कि ग्रुप आपके पास होना चाहिए, जैसे कि CH3 NO2, ये सब बल्कि ग्रुप होने चाहिए, है ना, तो वहाँ पे SIR लगेगा। अब SIR क्या करता है, इंक्रीज बेसिसिटी। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री अमाइन है, और यहाँ पे आपके पास ये 1 डिग्री है, तो SIR कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, बल्कि ग्रुप भी है, बल्कि ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन सोचना कहाँ है, आपके पास जो मेन कंडीशन होती है वो ये होती है, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन दिखे और उससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, इसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, sp2 है, और यहाँ पे क्या है, sp3 है, और अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 है। यहाँ पर भी ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, sp3 है, तो यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी है ना। तो एक बात जो इंपॉर्टेंट स्टार करके लिख देता हूँ वो क्या है,
कि हाइपर कंजुगेशन के केस में स्टेबिलिटी आप कभी कार्बोकेटाइन पूछ ले या फ्री रेडिकल या एल्कीन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सीधी बात। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देख लो। यहाँ 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना sp3 वाले, देखो। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास है 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 6, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है 6। अब ऐसा केस आ जाए तो हमेशा याद रख लेना ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल हो सिस से, ठीक है। ये सिस दोनों साइड ग्रुप ए की साइड है तो ये सिस है, और दोनों अपोजिट है तो ये ट्रांस है, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, ये भी याद रख लेना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमेशा, ये क्या है भाई, ये जेमिनल एल्कीन है, जेम वाला है ना। और ये आपके पास सिस है और ये ट्रांस है। तो इन सभी में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर देखोगे तो इसमें भी 6, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6। तो यहाँ पे आपके पास याद रख लेना, जो ये ए है, बी है, सी है, सब ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, फिर सी का हो जाएगा, फिर बी का। जेम वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, हमेशा याद रख लेना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। जैसे मान लो ऊपर का कंपाउंड जो था उनका क्या पूछा था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना। तो क्या हो जाएगा, बी फिर सी फिर ए ना, तो ये हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो आगे देखते हैं। ये आपसे क्या बोला है कि इनमें आप बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, कुछ स्टार पॉइंट लगा हुआ है, कभी आप इसमें उलझ जाते हो। वैसे तो हमेशा हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव देखते हैं, पर ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे रूल नहीं एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस, जीतता कौन है, हाइपर कंजुगेशन, ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कभी देखना हो तो इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो याद रख लो कुछ कुछ जहाँ पे आपको जनरल रूल फेल हो जाते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। जनरल रूल मैंने स्टेबिलिटी का आपको बता दिया, जनरल ट्रेंड आप इसको भी याद रख लेना, सब कुछ दे दिया है, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पहला रूल। लोकेलाइज लोन पेयर डी लोकेलाइज से ज़्यादा है, मतलब मान लो आपके पास एक NH2 ऐसे है और एक आपके पास ऐसे लिखा है, ठीक है। बताओ भाई कहाँ ज़्यादा बेसिक होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये क्या है, लोकेलाइज्ड है, ठीक है। और ये क्या है, डी लोकेलाइज्ड है। तो ये देखो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बाकी GOC मैंने पूरा जीरो से पढ़ा है आपको, एक एक चीज़ समझा के, ठीक है। और उसके बाद sp3 नाइट्रोजन कार्बन ज़्यादा है, sp2 sp थे, फिर एलिफेटिक एरोमेटिक से। अगर इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछना है तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो रेजोनेंस जा रहा है, कहीं रेजोनेंस नहीं जा रहा, अवेलेबल है पूरी तरीके से, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेना है, ग्वानिडीन हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है एमिडीन से। पहचानना कैसे, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हो, डायरेक्ट मेरे पहचानने का तरीका ये है, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर कौन याद रखेगा, एमिडीन, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन डायरेक्ट, बाकी जो आते हैं बाद में आते हैं, ये आता है, ये आता है, ये आता है, और फिर ये आता है हमारी, ठीक है ना। ये पूरा सिक्वेंस में ही मैंने लिख दिया बेसिक ऑर्डर, तो याद रख लेना। ये क्या है आपके अमिडीन, ये अमाइन है ना, ये भी ये अमाइन है, और ये क्या है, इमाइन है ना, स्पेलिंग देख लेना, और ये साइनाइड है। तो ये जनरल। एरोमेटिक ट्रिक, भाई एरोमेटिक का ट्रिक ऐसा बताऊंगा जे एडवांस तक का प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं हुआ तो क्या होता है, एरोमेटिक, और एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी देख लो, वैसे एरोमेटिक का भी ट्रिक का वीडियो अलग से, फिलहाल सारी चीज़ें यहीं बता देता हूँ। लोन पेयर दिख जाए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है ना, हो गया। और यहाँ पर भी लोन पेयर ये बता ही दिया, नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक डबल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पर भी कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिंपल, लोन पेयर वही लेना है जो हमारे पास रेजोनेंस में जाता है, जो रेजोनेंस में जाए, जो रेजोनेंस करे। जैसे एग्जांपल देखो, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन ही करा दूंगा आपको। जैसे देखो ये यहाँ पे आपके पास ये मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है। बताओ एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, देखो कि एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज को भी 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, डिवाइड बाई 4 कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास ये बना दिया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 4 करो, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। मान लो आपके पास मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया,
यहाँ पे आपको ये क्या दिख गया, sp3 दिख गया, मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब एक्सेप्शनल पॉइंट भी याद रख लो, नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नोट क्या लिख देता हूँ कि कभी अगर आपको ये दिख जाए, है ना, तो वहाँ पे ये रूल मत लगा देना। आपके पास ये क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, टब शेप का होता है, ठीक है, नॉन प्लेनर। और एक और होता है, वहाँ पर भी ये रूल मत लगा देना, बस बाकी आप लगाना। बाकी आप जीओसी के लेक्चर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो उसे देखना, ये भी नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बता दिए, बाकी आप रूल लगा लेना। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपकी रिवाइज करा दी है। अब ओवरऑल एक ट्रेंड दे देता हूँ, कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखना, फिर रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना। एरोमेटिसिटी में भी एरोमेटिक होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है, और फिर एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया। बाकी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों कि हमने इससे 1 महीने पहले नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया, जिसमें मैंने पहला स्टेप था नीट 37 ईयर PYQ कर लो, दूसरा स्टेप था नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज। मैंने पूरा चैप्टर वाइज 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दिया। यकीन मानो अगर आप इसे कर लोगे ना तो आपको दूसरा फिर क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं आपको अलग जाने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करा दिए हैं, और ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर देता था, फिर इसको आप सॉल्व करते थे और फिर वीडियो सोल्यूशन देता। और तीसरा स्टेप था अपना नीट गेस पेपर। नीट गेस पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं 10 गेस पेपर आने हैं, है ना, 10 गेस पेपर आने हैं, जिसमें से 5 हो गए हैं लगभग। और ये मैंने बनाए हैं पेपर, ये यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता हूँ, फिर डिटेल सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन भी ऐसा नहीं कि आंसर बता के खत्म, आपको डिटेल पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। तो ये हो गया लास्ट स्टेप होगा। और एक है अपना, अब जो अपना नया आने वाला है, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा आपको, टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड ट्रिक टेक्निक के साथ ये आने वाले हैं। कर लो इतना, यकीन मानो नीट का तो टेंशन ही हट गया। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF भी दे दूंगा, आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और लगे रहना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू।